गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। फिर से आज 20 क्वेश्चन का स्टैटिक जीके का सीरीज जो आप लगातार पढ़िएगा तभी आपको फायदा करेगा। होम्योपैथी दवा है ये। कैसा दवा है? होम्योपैथी। और पढ़ाई भी एक होम्योपैथी मेडिसिन की तरह है जिसको थोड़ा थोड़ा करके टाइम टू टाइम लगातार काफी दिनों तक जो खाता है उसी का नौकरी होता है। अगर कोई सोच रहा है कि एक ठो खाएंगे और सर दर्द बुखार सब एक के दवा में ठीक हो जाएगा तो उसका नौकरी कभी भी नहीं होता है। इसलिए होम्योपैथी की दवा की तरह थोड़ा थोड़ा सेवन कीजिए, इसका हर सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा फोकस कीजिए और देखिए आपका नौकरी आपके पास होगा। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूं। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो किसके? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कागजों में किसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता? देखिए नहीं वर्ड ध्यान रखिएगा, पुनर्चक्रित नहीं किया जाता यानी फिर से उसको कागज में बदला नहीं जा सकता। जैसे समाचार पत्र आता है तो उसको बदला जा सकता है, उसको गला के फिर रिफॉर्म किया जाता है, रफ कॉपी बनता है। ठीक है। नोटबुक मान लीजिए बहुत अच्छा क्वालिटी का है तो उसको फिर गला उला के, जैसे लिखा हुआ नोटबुक को भी फिर गला के और बनता है तो उससे थोड़ा सा और लो लेवल का कॉपी उससे बन जाता है। ठीक है। गत्ता होता है कार्टून, उससे देखिएगा वो थोड़ा सा एकदम गंदा पेज वाला कॉपी उपी बनता है ना कुछ कुछ, या गत्ता से गत्ता भी वापस से फिर से बन जाता है। ठीक है ना। इसीलिए आप देखते होंगे दुकानों में कार्टून खरीदने आता है लोग, ठीक है, और खरीद के ले जाता है, फिर से उससे कार्टून बनता है। ठीक है। और मोम युक्त कागज, लेकिन जिस कागज में मोम लग गया है, मोम लगा हुआ टाइप का कागज, वैसा कागज पुनर्चक्रित नहीं होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? फिर से नहीं। ये नहीं जो है ना आपका 2-3 नंबर हर एग्जाम में लेके जाता होगा, आप टेस्ट सीरीज भी मारते होंगे तो देखे होंगे। ठीक है। तो नहीं से बड़ा बच के, ठीक है, कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, तो व्यास सिंधु नदी की सहायक नदी है, सतलज सिंधु नदी की सहायक नदी है, चंबल देखिए राजस्थान में सिंधु नदी की सहायक नदी यही नहीं है, और रावी तो पता है जम्मू कश्मीर तरफ है, तो जितना भी जम्मू कश्मीर से सटा हुआ क्षेत्र है उधर ही सिंधु नदी बहती है, तो सब सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। क्या कि उस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन है? सिंधु नदी। सब जाके सिंधु नदी में मिल जाती है और उसका जलस्तर को बढ़ा देती है। चलिए, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। तिब्बत का बौद्ध भिक्षु का नाम बताना जो भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। तो गवांग नामग्याल, गवांग नामग्याल। चलिए नेक्स्ट, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? ठीक है। तो बोल रहा है भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त की देशों की सूची से निकाल दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन लोग देखे थे, एग्जाम में आया था, सब के सब अधिकतर लोग 2014 ऐसे करके मार दिए थे, ठीक ना, और सब कहां गए? 3 के भाव में। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा स्थिति हुआ कि 2014 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? 2012। अब 2014 किसका आंसर होगा? ठीक है। तो देखिए, पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया 2012 में, ठीक है, और पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, मुक्त घोषित ये कब? ये किया गया 2014 में। अब समझ में आया? यहीं पे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ लोक एग्जाम में एनटीपीसी का क्वेश्चन है जो अभी जस्ट प्री जिसका रिजल्ट आया है उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको किए क्या थे लोग? खत्म करके आ गए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो देखिए, तो ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है, टिन्निटस भी बढ़ जाता है, श्रवण यानी सुनने में ह्रास भी हो जाता है, लेकिन क्या ध्वनि प्रदूषण से त्वचा रोग होता है? नहीं होता है। ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा रोग।
यहां नहीं, याद रखिएगा बार बार, नहीं होता है, ठीक है। तो त्वचा रोग किससे होता है? या तो वायु में बहुत ज्यादा प्रदूषण है उससे हो जाएगा, या जल में प्रदूषण है उससे हो जाएगा, लेकिन ध्वनि से नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है, और उच्च न्यायालय का बोलेगा तो 62 वर्ष, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? आहार नली में भोजन अंतर्ग्रहण के द्वारा जाता है। कैसे? अंतर्ग्रहण, ठीक है। उसके बाद उसका पाचन होता है अंदर, और पाचन क्रिया जो है 5 विभागों में विभक्त होता है, ठीक है। चलिए, उसमें निष्कासन भी होता है, ठीक है, ये आत्म सकारात्मक भी होता है, ठीक है। चलिए, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहां नियुक्त किया गया था? दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिक विज्ञान की प्रोफेसर के रूप में एलिमफर्स्ट कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी को द ओल्ड मैन के नाम से जानते थे, द ओल्ड मैन यानी वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से। दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हम लोग अभी सुनते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने जो किया था, उसका नेम कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। और देश के ये अर्थशास्त्री भी बहुत बड़े थे, अर्थशास्त्री, ठीक है। और ये क्या किए थे? एक चीज और ये किए थे, ये प्रति व्यक्ति आय का गणना करके यही बताए थे 1886 में, लगभग शायद 86 या 89 में प्रति व्यक्ति आय ये बताए थे 20 रुपया। कितना? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। तो ये सब कार्य इनके द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रेल ने अपने खालिस्तान में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की, ठीक है। बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की कहां? तो ये दक्षिण पश्चिम रेलवे, और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या होता है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है। कहां? कर्नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म जिससे बेहोश करते हैं डॉक्टर, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन पेंटासाइड का, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड? तो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। देखते होंगे शल्य चिकित्सक, ठीक है, शल्य चिकित्सक जो चीर फाड़ करके ऑपरेशन करते हैं, वो क्या करते हैं? पहले यही क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं, उसके आवश्यकता अनुसार जितना देर बेहोश रहेगा उस हिसाब से, उसके बाद क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं आराम से, ठीक है। और शल्य चिकित्सा के जनक बोलेगा तो कौन? सुश्रुत, कौन? सुश्रुत, ठीक है। चलिए, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो तरल अवस्था से अगर कोई गैसीय अवस्था यानी पानी से भाप बन रहा है, यानी वाष्पीकरण का बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। अगर बोलेगा ऊर्ध्वापातन, तो ठोस से सीधे गैस, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कपूर हम लोग जलाते हैं तो सीधे उड़ जाता है, कोई कपूर थाली में बचता है? नहीं बचता है। इसके बाद नेफ्थलीन, ठीक है। नेफ्थलीन जो तेलचट्टा वाला गोल गोल गोली आप देखे होंगे, अपना साड़ी कपड़ा में रख देते हैं कि तेलचट्टा नहीं लगेगा गोदरेज में, तो उसका केवल स्मेल रह जाता है, वो गोली थोड़ा दिन बाद गायब हो जाता है, ठीक है। बोलेगा संघनन क्या बोलते हैं? जैसे हम गर्म किए पानी को, वो भाप बन गया और थोड़े देर बाद वो भाप जब आपका टेम्परेचर कम हो गया तो वो पानी बन के वापस गिरता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं, ठीक ना। यानी भाप का, वाष्प का, किसमें?
पानी में रूपांतरण जो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। आपसे पूछ देगा ऑक्सीकरण क्या होता है। आप देखे होंगे कोई लोहा रखा हुआ है, कोई छड़ रखा हुआ, उसमें जंग लग जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? लोहे में जंग लगता है। जंग किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ऑक्सीकरण। उसको कैसे बोलते हैं? जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर लोहे में नमी भी आ जाए और ऑक्सीजन और नमी मिलके उसमें जंग लगा दे तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व का नियम सबको पता है कि आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन ने 3 गति नियम दिया था, जिसमें यह पहला नियम है जड़त्व का। बोला था कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु तब तक अपना स्थान से परिवर्तन नहीं चाहता है, जिस पोजीशन में रहता है उसी पोजीशन में। जैसे मैं खड़ा हूं तो खड़ा ही रहना चाहूंगा, कोई दौड़ रहा है तो दौड़ता ही रहना चाहता है। ठीक है, यह जड़त्व का नियम बोला था, तब तक जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लग जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यही है जड़त्व का नियम। और ये तीनों नियम जो आइजैक न्यूटन में दिया था वो प्रिंसिपिया बुक में है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, तो पानीपत रिफाइनरी IOCL के अंतर्गत आती है। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो है महारत्न या नवरत्न कंपनी में से एक है। ठीक है, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL का, और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय देहरादून है। कहां है? देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। अगर पूछ देगा कि पानीपत रिफाइनरी किस राज्य में है, तो पानीपत हरियाणा में पड़ता है। किस राज्य में? हरियाणा में। अगर पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी केंद्र कौन सी है, तो बोलिएगा RPL, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। ये कहां है? गुजरात में है, जामनगर में। कहां? जामनगर, गुजरात में है RPL, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। लेकिन ये पूर्णतः प्राइवेट है। ठीक है, यानी निजी। क्या बोलते हैं? निजी। और ये निजी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, तो कुष्ठ रोगी दिवस, तो कुष्ठ रोगी दिवस 30 जनवरी 2016 को मनाया गया था। उसके बाद से 30 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, अब जनवरी का बात है तो 4 जनवरी को क्या होता है? लुई ब्रेल दिवस। लुई ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि के जनक। ठीक है, 9 जनवरी को क्या होता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे। अगर बोल देगा आपसे कि 15 जनवरी को क्या होता है, तो आप बोल दीजिएगा थल सेना दिवस। थल सेना दिवस। अच्छा, 12 जनवरी छूट जा रहा था। 12 जनवरी को क्या होता है, तो आपको पता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। ये सब जनवरी के मुख्य दिवस में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तवांग मठ कहां स्थित है? तो तवांग मठ जो है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। सोच सकते हैं, विश्व का। ये तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में आता है और ये पहले चीन का हिस्सा हुआ करता था। इसीलिए चीन बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो ऑक्साई चीन है वो मेरा हिस्सा है, वहीं पे तवांग मठ है। इसीलिए विवाद का केंद्र है तवांग मठ। ठीक है, हालांकि लोग जाते हैं, ऐसा कोई खास विवाद नहीं है, लेकिन चीन का बोलना है मेरा है तवांग मठ। ठीक है, उसका तो खैर हर चीज है, बोल देता है। चलिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम
जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ठीक है बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदले तो उसको बोला जाता है कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर। ठीक है, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो यह दवा रेबीज रोधी है। क्या है? रेबीज रोधी ये दवा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहां उतरा था? ठीक, पहली बार समुद्र के रास्ते ऐसा अगर बोलता है तो आंसर कप्पड़ केरल होगा। ठीक है, और बोलेगा कि 1500 फिर 2 ईस्वी में ये आया था, तो ये आया था कालीकट बंदरगाह। ये ऑप्शन रहेगा तो इसको मारिएगा, कालीकट ऑप्शन रहेगा तो कालीकट को मारिएगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा। ठीक ना, ये कालीकट में आया था 1502 ईस्वी में जमोरिन के दरबार में, जमेरिन या जमोरिन बोलते हैं, उसके दरबार में आया था और वहीं से पुर्तगाल साम्राज्य का स्थापना किया और सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आया और सबसे बाद में 1961 में जब गोवा आजाद हुआ पुर्तगालियों से, पूरा भारत आजाद हो गया था और गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। ठीक है, तो गोवा 1961 में जब आजाद होता है तब ये पुर्तगाली अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं। ठीक है, चलिए। कम दूरी का वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है, कौन करता है कम दूरी का? तो कम दूरी का करता है ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ यानी लगभग 100 मीटर के आसपास का इसका रेंज होता है। आजकल हाईटेक आ गया है, थोड़ा ज्यादा भी रहता है, लेकिन लगभग 100 मीटर रहता है। चलिए, आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ, हमारे 20 क्वेश्चन का सीरीज। आप लगातार देखते रहिए, थोड़ा सा समय आपका केवल खर्च होने वाला है, लेकिन भविष्य में आप खुद बोलिएगा कि हाँ लाभ तो हुआ है, बेनिफिट तो हुआ है। इसलिए चैनल से बने रहकर आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए और आने वाले समय में एक एक नौकरी जितने भी चैनल के दर्शक हैं सभी लोग लीजिए। धन्यवाद।